नमस्कार, स्वागत है आपका फेवरेट हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हिंदी की शिक्षण विधियां, उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो हिंदी शिक्षण विधियों में अपन पढ़ रहे थे भाषा शिक्षण, और भाषा शिक्षण में भी अपन क्या पढ़ रहे थे, कुछ आधारभूत बातें, कुछ प्रमुख नियम। ठीक है, तो कुछ आधारभूत बातों में, कुछ आधारभूत तथ्यों में या विशेष तथ्यों में यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो अपनों ने बात की थी, ये अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि अपन जब शिक्षण विधियां पढ़े तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। इससे संबंधित अपन सारी की सारी चीजें जो है वो पहले ही क्लियर कर लेते हैं। तो विशेष तथ्यों में अपनों ने सबसे पहले तो पढ़े थे शिक्षण के प्रकार। उसके बाद अपनों ने चर की बात की थी, और पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे किसकी, शिक्षण की या शिक्षण की अवस्थाओं की। शिक्षण की अवस्थाओं की बात अपन कर रहे थे, और अवस्थाओं में अपनों ने शिक्षण से पूर्व की अवस्था देख ली थी, और अब अपन को देखनी थी दूसरी अवस्था। दूसरी कौन सी थी, शिक्षण के दौरान की अवस्था। देखिए, शिक्षण के दौरान शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील होते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील होते हैं, हम जानते हैं। सीधे शब्दों में यदि कहें तो जो शिक्षण के दौरान की अवस्था है वो अंतः क्रिया की अवस्था है। कौन सी अवस्था है, अंतः क्रिया की। आपसे सीधा सीधा यूं पूछ लिया जाए कि भाई शिक्षण में अंतः क्रिया की अवस्था कौन सी है, तो शिक्षण के दौरान की अवस्था। कभी कभार सीधा यूं भी लिख दिया जाता है कि शिक्षण की अवस्था, तो शिक्षण की अवस्था भी शिक्षण चल रहा है वही अवस्था होगी, यानी शिक्षण के दौरान की अवस्था ही होगी। तो इसमें क्या होगा, शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील होंगे। शिक्षक तो अध्ययन करवाएगा, शिक्षार्थी उससे संबंधित समस्या का समाधान करेंगे। इस प्रकार से इसको अपन अंतः क्रिया की अवस्था भी कह सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं तीसरी अवस्था की तरफ, तीसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, हाँ। तो यहां पर अपन किसकी बात करेंगे अब, तीसरी पॉइंट की, यानी शिक्षण के बाद की अवस्था। तीसरा, शिक्षण के बाद की अवस्था। अब ये कौन सी अवस्था होती है, शिक्षण के बाद की या शिक्षण के पश्चात की अवस्था क्या होती है। शिक्षक क्लास में आया, उसने क्या किया, पहले तो तैयारी की, उसके बाद शिक्षण करवाना प्रारंभ किया। और जैसे ही शिक्षण उसने कंप्लीट करवाया वैसे ही उसने कहा कि आपको सभी को समझ में आया। ठीक है, तो बताइए आप ये सवाल, यानी उसने क्या कर दिया, अब मूल्यांकन शुरू कर दिया। तो शिक्षण के बाद जो मूल्यांकन होता है वही अवस्था कौन सी मानी जाती है, शिक्षण के बाद की अवस्था मानी जाती है। सामान्यतः शिक्षक जो भी विषय सामग्री का अध्ययन करवाता है, जिस भी विषय वस्तु के बारे में शिक्षक को बता रहा है, शिक्षार्थी को बता रहा है, उसने शिक्षार्थी को पूरी विषय वस्तु बताई। उसके बाद कहते हैं कि मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है। यदि उसने मूल्यांकन नहीं किया तो उसे ये ही पता नहीं चलेगा कि उसका शिक्षण सफल रहा या असफल। अगर वह मूल्यांकन कर लेता है तो सामान्यतः यदि कक्षा में 50% बालक भी उसका जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब उसका शिक्षण सफल रहा। और यदि उसने शिक्षण करवाया और वह वापस आ गया तो उसे ये पता नहीं रहेगा कि उसका शिक्षण सफल है या नहीं। और यदि उसे ये पता ही नहीं रहेगा कि आपका शिक्षण सफल है या असफल, तो वो अपनी आगे के शिक्षण की तैयारी किस प्रकार से करेगा।
सामान्यतः यूं हो सकता है कि एक शिक्षक जो सामान्यतः व्याख्यान विधि के द्वारा अध्ययन करवाता है, व्याख्यान विधि के द्वारा अध्ययन करवाता है। और सामान्यतः यदि वर्तमान दृष्टि से देखें तो वर्तमान में तो बहुत सी शिक्षण पद्धतियां आ चुकी है। बच्चों को चार्ट दिखाकर पढ़ाया जाता है, यानी चित्र दिखाकर पढ़ाया जाता है, प्रोजेक्टर तक वर्तमान शिक्षा पद्धति में शामिल हो गए हैं। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें तो अगर कोई छोटी क्लास है और उसमें शिक्षक व्याख्यान कर रहा है तो हो सकता है पीछे के बालक सो भी जाए, हो सकता है ना। तो इसलिए वो व्याख्यान विधि से अध्ययन करवा रहा है और वो संतुष्ट है। कौन? शिक्षक स्वयं। शिक्षक स्वयं संतुष्ट है, उसने पूरी विषय वस्तु का अध्ययन करवाया, यानी उसे पढ़ाया और उसके बाद वह वापस आ गया, जबकि वहां पर लगभग बच्चों को कुछ भी समझ में ही नहीं आया। अब वो उसने मूल्यांकन भी नहीं किया, वो शिक्षण करवाते ही वापस आ गया। अब वो निरंतर व्याख्यान विधि के द्वारा ही अध्ययन करवाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा, वो अपने आप में संतुष्ट है, इसका मतलब उसका अध्ययन सुचारू रूप से चल रहा है। परंतु बाद में जब अंतिम मूल्यांकन होता है या परीक्षा, टेस्ट आदि आयोजित किए जाते हैं, तब बालक असफल होने लग जाते हैं। तब यह शिक्षक सोचता है कि कमी कहाँ रही। तो इससे अच्छा वह कक्षा में मूल्यांकन करे ताकि उसे पता चले कि शिक्षार्थियों को कहां तक समझ में आया। सामान्यतः व्याख्यान पद्धति के द्वारा आजकल बालक समझ ही नहीं पाते, इसे मनोविज्ञान अमनोवैज्ञानिक पद्धति मानता है। तो इसलिए एक शिक्षक ने व्याख्यान पद्धति से अध्ययन करवाया, तुरंत मूल्यांकन किया, उसे पता चला कि बालक जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब उसका शिक्षण असफल है। उसने रुचिकर बनाने के लिए उसमें कुछ शिक्षण सहायक सामग्री डाली। जैसे ही शिक्षण सहायक सामग्री डाली, उसका शिक्षण रुचिकर बना और उसके विद्यार्थी जवाब भी दे रहे हैं और उसका शिक्षण सफल भी हो रहा है। तो इस प्रकार से शिक्षण के बाद की अवस्था में मूल्यांकन होता है और मूल्यांकन शिक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनों ने शिक्षण की तीनों अवस्थाओं का अध्ययन किया, शिक्षण के पूर्व की, शिक्षण के दौरान की और शिक्षण के पश्चात की। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं एक एक शब्द में तीनों की बात करूं तो पहली जो अवस्था है वो तैयारी की अवस्था है, दूसरी अवस्था अंतःक्रिया की अवस्था है और तीसरी अवस्था मूल्यांकन की अवस्था है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों अवस्थाएं अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं अगली की। अगला विशेष तथ्य क्या कह रहा है? अगला विशेष तथ्य कह रहा है शिक्षण के स्तर, कि शिक्षण के कितने स्तर हो सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षण के स्तरों की यदि बात करें तो सामान्यतः यदि अपन वैसे देखें कि बच्चा पहले छोटी क्लासेस में होता है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो फिर उसकी जो चीजें हैं, हाँ, उसका जो मानसिक स्तर है वो भी वृद्धि को प्राप्त करता जाता है, अर्थात मानसिक विकास होता जाता है। तो इस आधार पर यदि अपन देखें तो शिक्षण के स्तर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो शिक्षण के स्तरों की यदि बात करें तो ये भी 3 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से? यदि आप पुस्तकों में नाम देखेंगे तो आपको मिलेगा कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्मृति स्तर होता है, दूसरा स्तर अवबोधात्मक स्तर होता है, अवबोध स्तर होता है और तीसरा होता है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर ये होते हैं। तो शिक्षण के 3 स्तर माने जाते हैं। अब 3 स्तर कौन से? स्मृति, अवबोध, चिंतन। स्मृति किसे कहा जाता है? देखिए, स्मृति के शाब्दिक अर्थ की यदि बात करें तो स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है याद, यानी बालक को याद करवाना ही क्या कहलाता है? उसका याद करवाना बोलेंगे अपन, याद करवाना ही उसका क्या है? स्मृति स्तर। और यदि मैं सीधे के सीधे शब्दों में बोलूं
तो रट्टा लगाने की जो पद्धति है, या बालक से हम कोई भी चीज रट्टा लगवाते हैं, तो वह क्या माना जाता है, उसका स्मृति स्तर माना जाता है। ठीक है, तो रट्टा करने की प्रवृत्ति किसके अंतर्गत जाती है, स्मृति स्तर के अंतर्गत आती है। और यह किस अवस्था तक क्रियाशील रहती है या किस अवस्था में प्रभावी रहती है, तो मात्र प्राथमिक स्तर पर, मात्र प्राथमिक स्तर पर यह पद्धति सफल हो सकती है, बाद में यह संभव नहीं है। तो इसलिए पहला स्तर स्मृति स्तर। स्मृति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बच्चे को अपन रट्टा लगाने के लिए कहेंगे, याद करवाने के लिए कहेंगे। और यदि आपको याद हो, आप भी कभी छोटी क्लासेस में थे और आप स्कूल में थे, अरे आप बीएड और एसटीसी करके आए हो ना, तो छोटे छोटे बच्चों को आप पढ़ा के आए होंगे, तो उस समय आपने देखा होगा कि सामान्यतः कुछ विद्यालयों में एक बालक को खड़ा कर दिया जाता है सामने, वो जोर जोर से बोलता है, चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे वो स्वर बोले, चाहे वो व्यंजन बोले, चाहे वो काउंटिंग बोले, गिनती बोले, तो वो बोलेगा एक, सामने से बच्चे बोलेंगे 1 2 3 4। तो इस प्रकार से जोर जोर से बोल बोलकर उन्हें रट्टा लगवाया जाता है कि बालक को वो चीजें अच्छे से याद हो जाए। इसका एक पक्ष और भी रहता है, सकारात्मक पक्ष, कि इससे बालक बोलना सीखता है, उसका उच्चारण सुधरता है, लेकिन वो बाद की बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर से, और यदि मतलब जो बच्चा बड़ा बालक है, मान लो कॉलेज स्तर का है, उससे यूं कहा जाए कि भाई तुम अपने लेसन का इस तरीके से रट्टा लगाओ, वो लगा लेगा क्या? कभी नहीं लगा पाएगा, और लगाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीजों को समझता है, उसे याद करने की, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये होता है स्मृति स्तर, जो मात्र प्राथमिक स्तर तक ही सीमित होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं अवबोध स्तर की। तो अवबोध नाम आप सामान्यतः समझ चुके होंगे, क्योंकि लेसन प्लान जब आपने बनाए हैं तो उनमें अवबोधात्मक प्रश्न भी आपने बनाए होंगे। तो यहाँ पर जो अवबोध होता है, इसका मतलब होता है कि बालक को स्वयं को बोध हो जाना, यानी उस चीज का ज्ञान हो जाना, और उस चीज को सीधे शब्दों में, यदि एक शब्द में और भी अधिक अच्छे से कहूं तो समझना। बालक को वो चीज समझ में आ जाती है, और समझ के आधार पर वह प्रश्न भी करने लगता है, प्रश्न भी करता है। अब यहाँ पे प्रश्न नहीं करता बालक रट्टा लगाता है। अब रट्टा लगाता है तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मान लीजिए कि आपको स्वाद का टेस्ट ही नहीं समझ में आता, आपकी जीभ काम ही नहीं करती, आपको जो भोजन दोगे, आपको जो भोजन दिया जाएगा वो आप खा जाएंगे, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु आपको पता चल रहा है, आपकी जीभ सक्रिय है, आपको पता है कि तीखा है, आप छोड़ देंगे। आपको पता है कि मीठा है तो आप उसे खाएंगे और उससे संबंधित सवाल भी करेंगे, कहाँ से लेकर आए, बड़ी मस्त मिठाई है। तो इसी प्रकार से ये जो अवबोध स्तर है, इसमें बालक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, समझने लगता है। तो समझता है तो इस आधार पर प्रश्न भी करता है। तो इस स्तर को अपन कौन सा स्तर मान सकते हैं? माध्यमिक स्तर मान सकते हैं। माध्यमिक स्तर, यहाँ पर बच्चे को जो बात समझाई जाए वह उस बात को समझ लेता है। ठीक है, और जो चीज उसे समझ में नहीं आएगी उससे संबंधित वो कह भी देगा कि नहीं मुझे समझ में नहीं आई। तो वो उसका कौन सा स्तर होता है? अवबोध स्तर होता है। और अवबोध का जो सामान्य अर्थ है, वो सामान्यतः ऐसा नहीं होता कि अव और बोध का अलग अलग अर्थ होता है। बोध के अर्थ में ही, ज्ञान के अर्थ में ही ये दोनों शब्द जाते हैं। तो शाब्दिक अर्थ की भी यदि बात करें तो अर्थ ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अवबोध कहलाता है। तो सीधे के सीधे शब्दों में मैं लिख देती हूं, अर्थ ग्रहण ही क्या कहलाता है? अवबोध कहलाता है, जो किस स्तर तक सीमित रहता है? माध्यमिक स्तर तक सीमित रहता है। उसके बाद अपन बात करते हैं चिंतन स्तर की। तो ये क्या है? जब बालक स्वयं विचार करने लग जाता है, चिंतन मनन करने लग जाता है, तब उसकी अवस्था कौन सी आ जाती है? चिंतन की अवस्था आ जाती है। और जब बालक चिंतन करने लगता है
तो इसमें यह महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा कि वह राय देना शुरू कर देगा, वह अपना मत देना शुरू कर देगा। और मान लीजिए कि यदि कोई भी बालक अपना मत दे रहा है, वहां पर उसका चिंतन स्तर है वो विकसित हो चुका है, या चिंतन स्तर है वो विकास कर रहा है। ये चीज आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चिंतन स्तर कहां पर होगा? जहां पर बालक मत देना स्वीकार करेगा। और यदि अपन स्कूली शिक्षा में स्तर की बात करें तो ये उच्च स्तर का पाठ्यक्रम या उच्च स्तर की शिक्षा होती है। सामान्यतः यदि बालक 11वीं 12वीं में आ जाता है या फिर कॉलेजेस में चला जाता है, तो कॉलेज स्तर में जाने के बाद उसका चिंतन स्तर विकसित हो जाता है, और उसमें चिंतन स्तर के विकास से वो विभिन्न चीजों से संबंधित अपनी राय देना शुरू कर देता है। सामान्यतः आपने देखा भी होगा कि स्कूल आदि में जब भी कोई फंक्शन उत्सव का आयोजन किया जाता है तो सामान्यतः शिक्षक प्रभावी होते हैं, शिक्षक बच्चों को बोल बोल के सारे काम करवाते हैं, जबकि कॉलेज स्तर पर बच्चे स्वयं अपनी राय देते हैं कि इससे संबंधित अपन ये कर सकते हैं, इसमें अपन इस प्रकार का बदलाव कर सकते हैं, इसमें अपन इस चीज को रख सकते हैं, ये अच्छी है ये बुरी है। तो इसलिए वहां पर बच्चों का चिंतन स्तर है वो विकसित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनों ने किसकी बात की? अपनों ने बात की शिक्षण की स्तर की, जो भी कितने होते हैं 3 का आंकड़ा चल रहा है भैया आज की क्लास में, ठीक है। तो शिक्षण के स्तर 3, अगर प्रारंभिक रूप से ले तो अपनों ने शिक्षण के प्रकार पढ़े, वो भी 3, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। उसके बाद यदि अपन शिक्षण के स्तर की बात करें तो आश्रित, स्वतंत्र और मध्यस्थ, वो भी 3। उसके बाद अपन अवस्थाओं की बात करें तो वो भी 3, और अब शिक्षण के स्तर की बात करें तो वो भी 3। सीधी की सीधी बात याद रखना आप, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आए। ये जो सारी इधर वाली जो सारी की सारी चीजें हैं वो किस से जुड़ी हुई है? अवबोध से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें किससे है? स्मृति स्तर से। ये माध्यमिक हो गया, ये उच्च हो गया, ठीक है। हाँ, फिर भी यदि मैं एक एक शब्द के रूप में आपको इससे संबंधित बताऊं तो सीधी की सीधी आपको इतनी चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो स्मृति स्तर है, स्मृति स्तर ये प्राथमिक स्तर तक सीमित होता है, प्राथमिक स्तर तक सीमित होता है, और इसमें रटाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। जो अवबोध का स्तर होता है वो माध्यमिक स्तर होता है, माध्यमिक स्तर होता है, और इसमें बालक है वो समझने लगता है, उसकी समझ विकसित हो जाती है। और यदि चिंतन स्तर की बात करें तो यह बालक का उच्च स्तर होता है, और इसमें बालक है वो अपना मत देना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। आप इस प्रकार से इनको लिख लेंगे तो आपको की चीजें हैं वो बाद में भी इन फ्यूचर भी आपकी क्लियर होती रहेगी। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले मत की या अगले बिंदु पर अपन जब चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूं कि सामान्यतः ये अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी अपने को यहीं पर क्लियर करने हैं, क्योंकि जब अपने को यही नहीं पता कि शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं तो अपन, अगर आपको यही नहीं पता कि आप फेफाना हिंदी क्लासेस को ज्वाइन क्यों करें, आपको यही नहीं पता कि आप रीट की एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए तैयारी करें और उसके लिए आपको अन्य सहायक चीजों की जरूरत है, तो आप आगे कुछ करेंगे भी नहीं, निष्क्रिय ही हो जाएंगे। अब आपको दिख रहा है कि 26 सितंबर सामने है, अपने को तैयारी करनी है, तब आप उसमें समर्पित होकर तैयारी कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे सामने कोई ना कोई एक उद्देश्य होना चाहिए जिसको देखकर हम प्रयास कर सकें। तो उसी प्रकार से शिक्षण के भी कुछ उद्देश्य होते हैं, शिक्षण के भी उद्देश्य होते हैं, और अब अपन बात करने वाले हैं शिक्षण के कुछ प्रमुख उद्देश्यों की। कौन कौन से होते हैं शिक्षण के उद्देश्य? तो देखिए, सबसे पहले यदि अपन बात करें
तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ मुख्य उद्देश्यों की बात। पहले तो मुख्य उद्देश्य जो प्राचीन काल से अब तक माने जाते हुए आ रहे हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य है वो संज्ञानात्मक उद्देश्य है। संज्ञानात्मक उद्देश्य। उसके बाद दूसरा जो उद्देश्य है वो है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य। और तीसरे उद्देश्य की यदि अपन बात करें तो तीसरा उद्देश्य है भावात्मक उद्देश्य। ये तो है आपके महत्वपूर्ण उद्देश्य। और यदि आपने बीएड एसटीसी अच्छे से की है तो आप इन तीनों से संबंधित बहुत अच्छे से विश्लेषण भी कर सकते हैं, है ना। संज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य जिसके यहाँ अपन अवबोधात्मक भी लिखते थे, उसके बाद भावात्मक भी हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन जो उद्देश्य है ये मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं और महत्वपूर्ण उद्देश्य माने जाते हैं। सामान्यतः जो वर्तमान समय है, तो वर्तमान समय में शिक्षण का एक उद्देश्य और स्वीकार किया जाता है। और वो किससे संबंधित होता है? स्वास्थ्य से संबंधित उद्देश्य होता है। तो इसलिए उसे स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्य भी कहा जाता है। स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्य भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो शिक्षण के उद्देश्य में यदि अपन, आपको एक बात बता देती हूँ कि शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित आपको ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि उद्देश्य कितने होते हैं। संख्या से संबंधित इसमें प्रश्न आएंगे ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ यूं पूछा जाएगा कि एक बालक है, वो महाराणा प्रताप से संबंधित, उसका जन्म कब हुआ, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसकी माता का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, वो कहाँ पर राजा बना, कब राजा बना, उसने सिंहासन कब ग्रहण किया, इससे संबंधित तथ्यात्मक सवालों के सभी जवाब दे रहा है, तो उसका कौन सा उद्देश्य विकसित हुआ है? तो जाहिर सी बात है संज्ञानात्मक, यानी प्रश्न इस प्रकार से आएंगे। ये कोई नहीं पूछेगा कि उद्देश्य कितने होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं। अब इसमें उलझना तो अपना समय की बर्बादी है। ठीक है, हमें ये देखना है कि संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है। मात्र किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना, और इसमें सामान्यतः अपन व्यवहार में जिन चीजों का ज्ञान लेते हैं वो किसका होता है? तथ्यात्मकता का। तो तथ्यों का ज्ञान अर्जन ही क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक उद्देश्य कहलाता है। यानी सामान्यतः चिंतन स्तर के प्रश्नों का बालक जवाब नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान स्तर के सवालों के जवाब देता है, प्रश्नों के जवाब देता है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? इतना, यानी तथ्य से संबंधित। राजा कब बना? अब या उस समय। तो वो क्या होंगे? संज्ञानात्मक होंगे। ज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों के सीधे सीधे जवाब देना ही क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक उद्देश्य कहलाता है। और यह भी रट्टा लगाने की प्रवृत्ति है, क्योंकि अपन इन तथ्यों से संबंधित सिर्फ रट्टा लगा सकते हैं। कुछ हद तक अपन जो बड़े बालक होते हैं, किशोरावस्था के या चिंतन स्तर जिनका विकसित हो चुका है, तो वो ट्रिक वगैरह बनाकर चीजों को जोड़कर इस तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं, परंतु रट्टा तो लगाना ही लगाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि सामान्यतः ये जो शिक्षण का उद्देश्य होता है, इसका मतलब होता है कि बालकों को तथ्यों का ज्ञान करवाना या किसी विषय से संबंधित तथ्यों का ज्ञान करवाना ही उसका क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य है। सामान्यतः ये नहीं होता कि आपको सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान ही दे दिया जाए। अकेले व्यवहारिक ज्ञान से ही आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको तथ्यात्मक जानकारी भी होनी चाहिए। तो उन जो तथ्यों का ज्ञान करवाया जाता है उसे ही शिक्षण का कौन सा उद्देश्य कहा जाता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य कहा जाता है। या फिर मैं एक उदाहरण और दूं कि आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने विज्ञान पढ़ना शुरू किया है और विज्ञान में आपको सीधा यूं कह दिया कि जाओ प्रयोग करो,
प्रयोग करो, कर सकते हैं क्या? आप प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए आपके पास पहले तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है। सबसे पहले आप बताएंगे कि सर किसका प्रयोग करना है और कौन कौन सी चीजें चाहिए हमें प्रयोग करने के लिए। तो वहां पर आपको शिक्षक है वो सभी तथ्यों का ज्ञान करवाएगा। वो कहेगा कि ये एक प्रयोग है, इसमें इन चीजों की आवश्यकता रहती है, उनको इस प्रकार से करके आपको प्रयोग करना है। यानी पूरे के पूरे तथ्य होंगे, फिर आप उनका प्रयोग करेंगे। अर्थात सबसे पहले हमें चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसके बाद ही हम दूसरी अवस्था तक पहुंच पाते हैं, क्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहले तो तथ्यों का ज्ञान, फिर उनका क्रियान्वयन ही कौन सा उद्देश्य कहलाता है? क्रियात्मक उद्देश्य कहलाता है। हाँ, एक चीज और बता देती हूँ, विज्ञान का प्रयोग तथ्यों तक सीमित है तो सफल नहीं है। यानी तथ्यात्मकता का ज्ञान तब तक सफल नहीं है जब तक वो व्यवहारिक रूप में उतारा नहीं जाए। अर्थात ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां पर मैं यूं बता रही थी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य अत्यंत आवश्यक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं होगा तो भी ये काम चला लेगा। ये होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिक जरूरत है, पहली जरूरत है, परंतु ये इतने स्तर का होना चाहिए कि इसके आधार पर हम क्रिया कर सके, अपन उसे व्यवहार में ला सके, व्यवहारिक प्रयोग कर सके। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बालक में शिक्षा का उद्देश्य है कि उसमें ज्ञान का विकास करना है। ठीक है, ज्ञान के विकास के बाद शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक में क्रियात्मकता या क्रिएटिविटी का विकास करना। तो यदि बालक एक्टिव है, बालक किसी भी विषय से संबंधित क्रियाशील है, तो वहां पर उस बालक में उस शिक्षण से संबंधित सफलता मानी जा सकती है। तो यहां पर अगर अपन दोबारा समझें अच्छे से इस चीज को, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षण के उद्देश्य पढ़ रहे हैं। तो बच्चे में ज्ञान का विकास क्या कहलाता है, या ज्ञान का विकास करना भी शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है, जो किसके अंतर्गत जाता है? संज्ञानात्मक उद्देश्य में। बच्चे में क्रियाशीलता का विकास करना, क्रियाशीलता का विकास करना भी एक उद्देश्य है शिक्षण का, जो किस में जाता है? क्रियात्मक उद्देश्य में। बालक में संवेगात्मक विकास करने के लिए भी शिक्षा दी जाती है। और मैंने आपको आज की क्लास में ही पहले बताया था कि सामान्यतः पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के ऐसे भावात्मक पाठ दिए जाते हैं, इकाइयां दी जाती हैं। और यदि अपन बात करें तो हिंदी या भाषा से संबंधित, या भाषा में भी अपन देखें साहित्य से संबंधित, तो साहित्य से संबंधित जो चीजें आपके पाठ्यक्रम में दी जाती है सामान्यतः वह संवेगात्मक विकास के लिए ही दी जाती है। इससे क्या होता है कि बालक में विभिन्न भावों का विकास होता है, प्रेम का भाव विकसित होता है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध। उसे ये भी पता चलता है शिक्षा के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से, कि कहां पर किस भाव का प्रयोग किया जाना चाहिए और अपने आप को किस तरीके से नियंत्रित भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से संवेगात्मकता बालक में मनुष्य होने के नाते अत्यंत आवश्यक होती है, जिसका विकास भी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य रहता है। तो यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में अपनों ने संज्ञानात्मक, क्रियात्मक व भावात्मक 3 उद्देश्य देखे हैं। चौथे उद्देश्य को और कुछ विशेष तथ्य जो और बच जाते हैं उनको भी अपन देखेंगे, परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।